गुड इवनिंग सर। आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स पहले किसने पढ़ रखा है? पॉलिनोमियल्स मतलब सबसे पहले इसमें जो बेसिक टर्म्स जो यूज होती है पॉलिनोमियल्स को बताने के लिए उसके बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में पहले एक आता है टर्म, ये आता है वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है। ये जो टर्म होता है उस टर्म का मतलब क्या होता है? कुछ भी अगर हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई वेरिएबल लिखते हैं या फिर दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, इन सबको ही टर्म्स कहते हैं, ठीक है। चाहे हमने कोई नंबर लिखा या फिर कोई वेरिएबल हो या फिर 5x, इसको अगर हमें बताना हो कि क्या है तो ये सब क्या है? टर्म है। वेरिएबल मतलब जैसे जितनी भी एक्स वाई जेड, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। एक्स की वैल्यू में कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी। वैसे वाई के साथ भी इसकी भी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में बताने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, इंग्लिश में। ये सारे इंग्लिश के हैं। ये वेरिएबल हो गए। फिर आता है कांस्टेंट, जैसे कि 5 लिखा है, ठीक है, तो 5 की वैल्यू 7 होती है क्या? 5 ही रहेगा, चाहे मैं उसे कहीं पे भी लिख दूँ, 5 का मतलब 5 रहता है। तो ऐसे चीज को कहते हैं कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास काउंटिंग, वो सारे किसमें आते हैं? कांस्टेंट में। और ये नंबर्स और वेरिएबल साथ में आ जाते हैं तो वो भी ये वेरिएबल में ही आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म वेरिएबल। अब इसके बाद आते हैं लीनियर इक्वेशंस और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है 5x + 3, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है 5x टर्म यूज किया मैंने। एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। एक या अगर मैंने 5x भी लिखा होता या फिर सिर्फ 5 लिखा होता तो भी वो एक्सप्रेशन होता है। अगर मुझे इसको बताना है कि मैंने क्या लिखा है किसी को, मैंने बोलूँगा तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है जो है 5x + 3। ये किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन। और इक्वेशन अगर मुझे बताना हो, ठीक है, जहाँ पे भी जिसके जो भी टर्म लिखा होता है, टर्म्स, अगर टर्म्स के साथ इज इक्वल टू भी आ रहा है तो वो इक्वेशन के पार्ट में, तो उसको हम एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। जिसमें इज इक्वल टू का साइन है, और जिसमें साइन नहीं होता, सिर्फ ऐसे रहता है, टर्म्स सिर्फ टर्म्स ही रहती है, तो वो एक्सप्रेशन में आता है। समझ में आ रहा है? ये तो इसके बीच में डिफरेंस हो रहा है। अब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशन से पहले मैंने अभी एक्सप्रेशन बताया। इक्वेशन कितने टाइप की होती है? जो हम पढ़ने वाले हैं वो लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन टर्म्स यूज किया है 5x या 2y, अगर इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन में अगर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 है, तो ये किसमें आता है? लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन की में कोई भी इक्वेशन हमारे पास, इसमें कोई भी वेरिएबल हो, अगर एक ही वेरिएबल होता 5x = 0, तो वेरिएबल जहाँ पे भी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये आता है लीनियर इक्वेशन। और अगर मैंने पावर 2 कर दी तो ये किस में आता है?
क्वाड्रेटिक में जिस भी वेरिएबल की पावर 2 होती है उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल्स की कोई भी वेरिएबल है इन सबकी पावर 1 होनी चाहिए, वो लीनियर में आता है। ये लीनियर हो गया। मैंने भी टर्म बताया था 5x प्लस 2। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2। तो ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट है और ये कांस्टेंट, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें एक ही टर्म्स है बस, जो सेम होता है 5 और 2 इसको 7 हो जाता है, प्लस है ना दोनों 7 हो जाएगा तो एक ही टर्म होगा। ऐसे ही 5x लिखा हुआ है प्लस y, ये कितनी टर्म्स है? तो क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स है, 5x है और ये अलग वेरिएबल है। इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो कितनी टर्म्स है? मैंने बताया था कि इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर पावर 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो भी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। पावर 1 से कम है, -1, -2, तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। मुझे ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है? ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है 5y, ये इक्वेशन है क्योंकि मैंने इस इक्वेशन का साइन दे रखा है। तो इसमें ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है ना? नहीं, क्योंकि 1/x क्या होता है? 1/x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी जिसके भी पावर -1 होती है, या अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है। यहाँ पे x की पावर 1 आ गई, इनमें किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 से कम हुई या ज़्यादा हुई तो लीनियर नहीं रहता, लीनियर नहीं। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? यहाँ पे इसकी पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे भी x है। जब डिवाइड में पावर होती है तो माइनस हो जाता है, ओवरऑल ये इसकी पावर 1 होगी, 1/0। इसकी नेट जो पावर है वो 1 ही है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। टर्म्स लीनियर इक्वेशन और एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ते क्या हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, सारी इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ग्राफ में सबने पढ़ा हुआ कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस की होती है। जो हम ऐसे जो वाली लाइन वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, दो एक्सेस होते हैं, ये वाला x, ये वाला y। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूँ जिसमें ये दो वेरिएबल है, ठीक है, x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसमें x और y की वैल्यू में कुछ भी रखूँगा और उसको यहाँ पे प्लॉट करूँगा तो मेरे को जो भी इक्वेशन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर मैं उन पॉइंट को जोड़ के स्ट्रेट मतलब स्केल पे ज्वाइन करके उनको ज्वाइन करूँगा तो एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। तो अगर ग्राफ में बताना है तो लीनियर इक्वेशन उससे कहते हैं जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। एग्जाम्पल ये प्लॉट करना तो आता है ना, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, इस पर मेरे को अलग अलग वैल्यू पे x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पे रखूँगा।
ऐसे हो गया। अब इसको अगर मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पे प्लॉट करना है कि कैसे है, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा। तो मैं x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई? -1। x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई? -1। ऐसे प्लॉट करते हैं। x जहाँ पे 1 है वहाँ पे जाएंगे, फिर y का देखेंगे, y एक्सेस पे -1 की तरह, जब ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे उसको लिखेगा। मैं x की वैल्यू अगर 2 रखूँ, प्लस y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, y इधर चला जाएगा। x की वैल्यू 2 रखने पे पॉजिटिव वाले पे y की -2 आ रही है, यहाँ पे आ रहा है। ऐसे में 3, 4 रखते जाऊंगा तो y की वैल्यू भी नेगेटिव में आती जाएगी, जैसे जैसे ही वैल्यू ऐसे ऐसे आता रहेगा। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट को जोड़ दूँ, ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गई। इस वजह से जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है जिनकी पावर 1 है, वो हमेशा अगर ग्राफ पे इसे बनाए y एक्सेस और x एक्सेस पे, वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखाती है। अगर अब हम देखते हैं दो इक्वेशन, अगर हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, ठीक है, 2 लाइन जब होता है तो उसके साथ में 3 केस बनता है। पहला क्या बनेगा? या तो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करे, क्योंकि एक पॉइंट पे जो लाइन मीट करते हैं उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। तो अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे मीट करेगी उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट। ये पहला केस। या तो दोनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, फिर दोबारा किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। दूसरा केस, या तो दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वो कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करते। ये दूसरा केस। तीसरा केस, दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो, इसको हम कहते हैं कोलिनियर या फिर कोइंसिडेंट। ये पता है कोइंसिडेंट मतलब? तो 2 लाइन सेम पॉइंट पे होता है। जैसे कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन की लाइन जो है वो ऐसा ग्राफ बना है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, उसका भी सेम यही पॉइंट पे ग्राफ बना है। मतलब आइडेंटिकल लाइन जो आइडेंटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कोइंसिडेंट में होता है। ये किस पॉइंट पे मीट करेगा? दो लाइन एक ही, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो कितने पॉइंट पे मीट करती है? पहले तो था कि एक पॉइंट पे मीट करेंगे, दूसरा था कि मीट किसी भी पॉइंट पे नहीं करेंगी, तीसरा केस एवरी पॉइंट पे मीट करेंगे। ये दोनों लाइन सेम है, 1 पे पहली लाइन भी 1 पे ही है, दूसरी लाइन पे भी 1 पे यही वाला है। ये कोइंसिडेंट में आता है। ये 3 केस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, 2 लाइन की इक्वेशन हो गई। x - 2y ये एक इक्वेशन है लीनियर, दूसरी भी लीनियर है, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब इन दोनों में अगर हमें बताना है कि इंटरसेक्ट करना है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होता है, जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है x - 2y = 0, ठीक है। तो जो जनरल लाइन की इक्वेशन होती है लीनियर की, x + by + c = 0, ये होता है, जिसमें ये x ये है, y ये है, और जो a है वो क्या है?
कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब पता है ना, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 मल्टीप्लाई होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। वाई में यहाँ पे बी का कोफिशिएंट मतलब बी वाई का कोफिशिएंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, वाई का कोफिशिएंट -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखूँगा, यहाँ से ये बी की वैल्यू है। ऐसे जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे और कोई नंबर तो है नहीं, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर वाली टर्म नहीं है, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन जो है उसके ए बी और सी लेना है। दूसरे इक्वेशन में dx -4y -20 इज इक्वल टू 0। ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया -4 और सी क्या हो गया -20। इसका भी पूरा नहीं प्लस माइनस लेंगे, पूरा लेंगे माइनस, ठीक है। इसका x का कोफिशिएंट ले लिया a, y का कोफिशिएंट ले लिया -4 और c का ले लिया, मैं बोल रहा हूँ 3x प्लस में 4y है, +4 है। ये कोफिशिएंट ले लिया। तो दोनों का इस लाइन का कोफिशिएंट लेके ए बी सी अपॉन में इस वाले इक्वेशन का ए बी सी चेक करेंगे। तो अगर दोनों का A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करेंगे, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा और उसका क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वही है कि लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक अगर लिखा है तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। कोइंसिडेंट जब आएगा तब क्या होगा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 सारे क्या हो जाएंगे इक्वल। ये होगा कोइंसिडेंट में। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। सॉल्यूशन मतलब कितने पॉइंट पे मीट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे। इंटरसेक्ट वाले में से एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक पॉइंट पे। वैसे ही अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 करें, तो अगर ये और ये दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 तो इक्वल है लेकिन तीसरा नहीं है, तो क्या होगा पैरेलल। तो जब पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होता, लाइन मीट नहीं करती है। ये बेसिक हो गया क्वेश्चन पहले। ये वाला सबसे पहले इक्वेशन लिखना। इक्वेशन ऐसे जरूरी है कि हमें हमेशा से ऐसे इक्वेशन लिखते नहीं, हमें खुद बनाना है इक्वेशन कैसे है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, विद पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज का इसमें वो नहीं दिया कि बॉयज कितने हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, जब भी हमें किसी की वैल्यू नहीं दी है तो हमें वेरिएबल लेना है उसमें। तो हम नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू क्या ले लेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी हो जाएंगी, x + 4। इसमें कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। अगर नंबर ऑफ बॉय x है तो x से 4 ज़्यादा हो जाएगा गर्ल्स का। ये हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ का वो आ गया। अब मुझे बताना है कितने पॉइंट में नंबर ऑफ बॉयज़ and girls who took part in quiz. X 4. X plus 4 tends to 1. टोटल 10 है जिसमें ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं।
ये मैंने एक वेरिएबल में लिया है। अगर मेरे को ऐसे ले लेना कि जो गर्ल्स है उनको वाई लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अगर मुझे ये वाला नहीं लेना है, मैंने बोला कि गर्ल्स जो बॉयज़ है उनको नहीं पता, तो उनको मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स, तो गर्ल्स का भी नहीं पता है कितनी है, तो गर्ल्स वाई लेता हूँ। तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट, गर्ल्स ये हो गए बॉयज़ और ये गर्ल्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा। एक दोनों क्वेश्चन ये दोनों से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स। इसको सॉल्व करेंगे 2x + 4 = 10, उधर जाएगा 2x = 6, x की वैल्यू 3। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 3, तो गर्ल्स कितनी होगी 7। ऐसे क्वेश्चन बनाना है। यहाँ तो एक तरीका ये वाला है कि एक कोई वेरिएबल लो और दूसरे को भी उसी के वेरिएबल में लिखो पहले वाले में, या तो दोनों को अलग अलग। इस वाले में हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। x + 4 टेंस टू 1, टोटल 10 है, जिसमें ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। ये मैंने एक वेरिएबल में लिया है। अगर मेरे को ऐसे ले लेना कि जो गर्ल्स है उनको वाई लेना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अगर मुझे ये वाला नहीं लेना है, मैंने बोला कि गर्ल्स जो बॉयज़ है उनको नहीं पता, तो उनको मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स, और गर्ल्स का भी नहीं पता है कितनी है, तो गर्ल्स वाई लेता हूँ। तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट, गर्ल्स ये हो गए बॉयज़ और ये गर्ल्स, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा। एक दोनों क्वेश्चन ये दोनों से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स। इसको सॉल्व करेंगे 2x + 4 = 10, उधर जाएगा 2x = 6, x की वैल्यू 3। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 3, तो गर्ल्स कितनी होगी 7। ऐसे क्वेश्चन बनाना है। या तो एक तरीका ये वाला है कि एक कोई वेरिएबल लो और दूसरे को भी उसी के वेरिएबल में लिखो पहले वाले में, या तो दोनों को अलग अलग। इस वाले में हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। इस क्वेश्चन को उस वेरिएबल में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को उसमें कैसे करेंगे, जब इसमें 2 इक्वेशन होगा तो 2 इक्वेशन के लिए लिखा रहेगा, इसमें सिर्फ इस इक्वेशन के लिए लिखा, इससे हम सिर्फ एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमें एक और इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे कुछ और भी लिख के देगा। ये वाला करो, इसमें 2 इक्वेशन दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन। इसमें जैसे मैंने बताया था A1/A2 कोएफिशिएंट को ऐसे निकाल के कंपेयर करना है, और मुझे बताना है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन जो है पेयर ऑफ पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट। पैरेलल वाला केस यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरेलल के लिए V1/V2 ये होना चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए दोनों के कोइंसिडेंट और पैरेलल दोनों का मतलब एक ही है, ये चेक करना है। तो सभी इक्वेशन का कोएफिशिएंट निकालो। ये वाला इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, दोनों बताना है। कंसिस्टेंट है वो वाला भी लिख देना है, उसके आगे ये वाला पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट है।
कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका वन सोल्यूशन होगा। दूसरा वाला ये वाला भी कंसिस्टेंट है। और फोर्थ वाला भी कंसिस्टेंट है, जो कि इसके लिमिट सोल्यूशन है, इसके सारे इक्वल है। V1/A2, V1/B2, C1/C2 ये इक्वल है। ये वाला फोर्थ वाला है जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन नहीं आ सकता, ये शायद इनकंसिस्टेंट होगा। वो इनफाइनाइट लगेगा। इनफाइनाइट तो उसके बहुत सारे मिलेंगे। जो इनफाइनाइट होगा उसका भी कोई एक सोल्यूशन नहीं आता है एक्स और वाई का, जो सिर्फ जिसका वन सोल्यूशन है यूनिक, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होती है, बाकी दोनों में नहीं होती। सबसे पहले वही चेक करना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गए, इसमें भी हमें इक्वेशन खुद बनानी है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, इंटू एल प्लस बी। ये क्या है, हाफ, पेरीमीटर का हाफ, इसके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ हाफ। ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दे रखी है 4, देन ये लेंथ, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 4 मीटर एक्स्ट्रा है, लेंथ से 4 मीटर एक्स्ट्रा विड्थ है इसकी। ये विड्थ, इसकी विड्थ है वो x है, और जो इसकी लेंथ है वो विड्थ पे कितने जाता है 4।
लेंथ इज 4 मीटर मोर देन एक्स। ये विड्थ हो गई एक्स, उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है एक्स से, इज 36। यहाँ पे मैंने लेंथ को क्या बोला है एक्स प्लस 4 और विड्थ को बोला है एक्स। यहाँ पे एक्स, यहाँ एक्स प्लस 4 और यहाँ पे एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई के इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बना के बताओ क्या कौन से क्वेश्चन बन वाली इक्वेशन आ रही है 2x माइनस 32। इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x लेंथ की वैल्यू रखी है x प्लस 4, विड्थ की रखी है x, दोनों को यहाँ पे दो वेरिएबल सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे 2x, ये 4 यहीं पे रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये और ये बचेगा 2x प्लस 4 36 और ये 2x 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 36 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका सॉल्व करने पे -32 तो -32 और यहाँ पे 2x इधर ही था ऐसे, और यहाँ से हम इसको लेके गए हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। डायमेंशन बता रहे मतलब जो x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आएगी 2x is equal to 32, x is equal to 16, ठीक है। ये x क्या था, विड्थ की डायमेंशन होगी 16 मीटर और फिर लेंथ थी इससे 4 मीटर ज़्यादा तो 20 मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन होगा इसका। इसमें हमें दूसरी क्वेश्चन खुद बताना है, इसमें 3 बताना है, तो तुम खुद मुझसे बताओ कि x और y सेम रखना है, x y और यहाँ पे c की वैल्यू 0। यहाँ पे तुम्हें खुद वैल्यू रखनी है, वैसे रखना है कि वो इंटरसेक्ट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, कोइंसिडेंट। 3 केस। पहले केस में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a1/b2 और b1/b2 को इक्वल नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी है तो 2 के अगर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उससे डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। कोई से मतलब सबका आंसर जरूरी नहीं है सेम आए, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकती है। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाई है वो ऐसे बनाई है, अगर इंटरसेक्ट लाइन हो गया तो जो दूसरी लाइन की क्वेश्चन होगी, तो पहली लाइन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है मैंने दूसरा लिया है ये वाला, क्योंकि 2/3 4/3 के इक्वल नहीं होता है, इंटरसेक्ट हो गई है दोनों पेयर। इसको ही इससे कंपेयर करूँगा तो 2/4
3/6, ये दोनों क्या होते हैं 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये भी इक्वल है, 8/6 ये इक्वल नहीं है। ये कौन सा हो गया, ये वाला इसको थोड़ी से ये करो, इसको ये वाला इनकंसिस्टेंट वाला, ये वाला केस है कौन सा, कंसिस्टेंट वाला। पैरेलल वाला 2/5, 3/15 में कितना होता है, पहला वाला क्वेश्चन जो दिया है तीसरे को लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला होगा, सारे सेम होंगे। ऐसे ही हमने से बताने दिया था कि कैसे हम देखते हैं कि पैरेलल और इनकंसिस्टेंट तो सेम होते हैं। पैरेलल और इनकंसिस्टेंट सेम होते हैं। पैरेलल जो होता है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब कंसिस्टेंट में आता है। ये वाला इनकंसिस्टेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंटरसेक्शन होता है और वो कंसिस्टेंट में आता है। मैंने बोला था कि जिसके नो सोल्यूशन होता है ना वो होता है इनकंसिस्टेंट, बाकी जितने भी तो बच्चे पैरेलल का वो सोल्यूशन भी होता है। पैरेलल में इसमें तो फिर ठीक है। हाँ, पैरेलल इनकंसिस्टेंट में आएगा, ये दोनों कंसिस्टेंट में आएगा, ठीक है। ये वाला लिख लो।